यहाँ पे बात हो रही है यूएपीए के बारे में। ये वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है यूएपीए के जो ज्यादातर केसेस हैं। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यानी जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, इनमें अनलॉफुल एक्टिविटीज स्पेशली वो हरकतें हैं जब कोई इंसान देश की सॉवरेनिटी या देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा रहा हो, है ना, देश के खिलाफ जा रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाला कानून एक्टिव हो जाता है। और इस कानून का इस्तेमाल करके जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी तक घोषित कर सकती है। टेररिस्ट उसको डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। और किसी एक व्यक्ति ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा संगठन है, उसको भी टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है यूएपीए के तहत। लेकिन क्या यूएपीए सही तरीके से काम किया है, अभी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यूएपीए को लेकर कुछ बेसिक बातें और जान लीजिए। यूएपीए की जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे आया? 1967 में इस लॉ को लेकर आया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ऐसे बहुत सारे कानून है दोस्तों भारत में जो आतंकवाद के खिलाफ में है, तो उसमें सबसे पहला यूएपीए था। फिर 1987 में टाडा नाम का एक्ट लेकर आया गया। 1999 में एमसीओसीए के नाम से लेकर आया गया। 2002 में पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लेकर आया गया। 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लेकर आया गया। इन सब एक्ट्स का मेन पर्पस यही है कि देश के अंदर में जो आतंकवादी एक्टिविटीज है उनको खत्म कर सके। यूएपीए से इन्हीं की शुरुआत होती है। यूएपीए का मेन पर्पस क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज को भारत में रोकना। अनलॉफुल एक्टिविटीज में अगर कोई व्यक्ति को पकड़ा जाता है यूएपीए के तहत, उसको सजा क्या मिल सकती है? पहली बात पता है सबसे ज्यादा क्या है? एक इंसान को इसमें डेथ पेनल्टी, मौत की सजा भी दी जा सकती है, उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। तो अब मौत की सजा या उम्र कैद की सजा, इससे बड़ी क्या ही कोई पनिशमेंट होगी? तो हाईएस्ट पनिशमेंट यही दोनों इसमें प्रेजेंट है। प्रॉब्लम यह है यूएपीए आज इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। दोनों को यहाँ पर धरा जा सकता है दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्ट का यूज करके, अगर वो इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है तो। ये जो लॉ है ये स्पेशली उस पर लागू होता है जो अपराधी कोशिश कर रहा है या बाहर किसी जमीन पे बैठ के कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, या इंडिया में ही कोशिश कर रहा है भारत के अंदर अशांति फैलाने की, इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ में जा रहा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यूएपीए के तहत उसको बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब एक व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई यूएपीए के चपेट में आता है तो उसको लेकर ये आर्टिकल यहाँ पे मेंशन करता है। आर्टिकल ये बोलता है कि यूएपीए काम तो बढ़िया किया है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। पिछले 3 सालों में आधे से ज्यादा यूएपीए के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। भाई उसका सोल्यूशन कब निकालोगे? यहाँ पे बोला जा रहा है 2018, 19, 20, 2018 से 20 इन 3 सालों को देखोगे तो पता है केवल यूएपीए के अंदर में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? 4690 लोगों को अरेस्ट किया गया यूएपीए एक्ट का यूज करके। लेकिन इन 4690 में से बेल कितने को मिली? केवल 23%। 1080 लोगों को बेल मिलती है। और कितने लोग मुजरिम साबित हुए? मतलब यूएपीए के तहत शक के तौर पर, क्योंकि ये एक्ट है जो कि एक शक पैदा करता है कि हाँ भाई ये इंसान हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, तो इसी के बेसिस पे उसको यहाँ पे यूएपीए के तहत धर लिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। जिसमें से बोला जा रहा है पिछले 3 सालों में यानी 2018 से 20 तक मतलब 4600 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और 1080 लोगों को छोड़ दिया गया बेल पर। और मुजरिम कितने साबित हुए? आप इमेजिन करो, 4700 लोगों में से केवल और केवल 149 लोग, केवल 3% लोग ऐसे थे जो कॉन्विक्टेड थे, यानी कि जो मुजरिम साबित हुए वाकई में। अब छोड़ कितने दिए गए? 325 लोग छोड़ दिए गए। और आज के समय पर 67% यानी इन 4690 में से 3136 लोग वो हैं, या तो वो मुजरिम साबित नहीं हुए, ना ही उनको माफ किया गया है, ना ही उनको बेल मिली है, केवल अरेस्ट कर रखा है, केवल और केवल अरेस्ट कर रखा है। ये केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आधे से ज्यादा केसेस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया। तो वही बोला जा रहा है कि यूएपीए का इस्तेमाल हम लगातार बढ़ा रहे हैं और यूएपीए का यूज बढ़ते बढ़ते दोस्तों इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी तो प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम टू टाइम यहाँ पर इसको देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर यूएपीए को लेकर बहुत सारे आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, लोगों का कहना है कि ये एक्ट अगर आप देखोगे, चलो कुछ लोग कहते हैं इसके फायदे भी हैं, भाई देश की सुरक्षा के लिए सही काम कर रहा है, देश में कोई आतंकवाद नहीं फैलाएगा, कोई गलत हरकत नहीं करेगा, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जाएगा, उसके लिए बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है भाई आपने शक के आधार पर एक को अरेस्ट कर लिया और उसमें से मुजरिम साबित हो रहे हैं, भाई 5000 में से मुजरिम साबित हुए हैं 100, 150, तो यहाँ पे आपको सही तरीके से ये डिसीजन लेने होंगे, है ना। आप पहले एक्चुअल बेसिस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और जो लोग इतने अरेस्ट हैं जो अभी मुजरिम साबित नहीं हुए, 3-3 साल से आपने जेल में बंद कर रखा है, तो आप इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर कीजिए ना, समय के अनुसार यहाँ पे उस व्यक्ति को छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं, उसके कितने साल बर्बाद हुए जेल के अंदर, अगर वो मुजरिम ना हुआ तो, निर्दोष साबित हुआ तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यहाँ पे उसके मौलिक अधिकार हैं, संविधान के हिसाब से उसको जो राइट्स मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपने रोक लगा दी है। इसको लेकर क्रिटिसिज्म किया जाता है यूएपीए का कि यूएपीए एक ड्रैकोनियन लॉ है, जबरदस्ती यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लग रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, गवर्नमेंट को लगता है इसको हटाना है, तो वो यूएपीए का यूज कर सकती है। तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर क्रिटिसिज्म होते हैं यूएपीए के। समझ में आ गई ये बात? क्लियर हो गया? तो ये बात में ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल प्रेजेंट है, ये कुछ स्टार्ट आप यूज कर सकते हैं, कितने लोग अरेस्ट, चार्जशीट, डिस्चार्ज, लिक्विडेट, ये पूरा अलग अलग चार्ट में दिया गया है। चार्ट नंबर 4 बेहतर था, इससे यहाँ पे हम लोगों ने बढ़िया तरीके से हर एक चीज को समझा। चलिए, ऐसे यहाँ पे आप देख पाओगे कई बार प्रोटेस्ट हुआ है, मांग की गई है यूएपीए को हटा दो। जितने भी ड्रैकोनियन लॉ है जहाँ पे गवर्नमेंट को ताकत दी गई है कि किसी को भी अरेस्ट किया जाए, उन सबको हटा दिया जाए, ऐसे कई बार जो प्रोटेस्ट है वो भी हो चुके हैं। चलिए, आधा है आज का वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? वो है या जैसा लिखा हुआ है बना हुआ है सेंटेंस में बहुत हेल्प करेगा। चलिए,
अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, याद होगा, और मैंने बताया ऑरोरा के बारे में कि ऑरोरा अब की बार लद्दाख वाले रीजन में तक दिखाई पड़ गया। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या लद्दाख में लाइट पोल्यूशन बढ़ गया, इस वजह से हरे बादल दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो गए? नहीं। क्या सोलर एक्टिविटी बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि जो सूर्य है, सूर्य से बहुत सारी सोलर विंड निकल कर आती है। अब सन से जो ये सोलर विंड निकल कर आई है वो हमारे पृथ्वी तक आती है, लेकिन पृथ्वी के पास में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स आपको नजर आती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको इस सोलर विंड से बचा लेती है, लेकिन कुछ सोलर विंड इस तरीके से आके हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आती हैं, और यही सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में मिक्स होने के बाद, मिलने के बाद में ऑरोरा बनाती हैं, इस तरीके से हरे कलर के बादल को प्रोड्यूस करती हैं। समझ गए इस बात को? तो दोस्तों यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन तक जो आज के समय पर हरे बादल दिखाई दिए हैं, उसके पीछे का रीजन यह है कि भाई ये सोलर विंड्स की एक्टिविटी यानी सोलर एक्टिविटी अब की बार बहुत ज्यादा हुई है, और ये सोलर विंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, जिस वजह से ये सोलर विंड्स ऊपर से ही सीधा हमारे लद्दाख वाले हिस्से तक आई, जिसकी वजह से हमें ऑरोरा वहां पे नजर आया। ठीक है, तो ये बस सिंपल सी बात थी। ऑरोरा क्यों बढ़ा? क्योंकि सोलर एक्टिविटीज अब की बार बढ़ती हुई नजर आई। चलिए अब आते हैं आज के मैप वाले क्वेश्चन पर। भाई जॉर्डन वैली के बारे में बात हो रही थी। जॉर्डन वैली कहां पर है? चलिए मैं आपको मैप में मैंने वैसे देखने के लिए बोला था, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, बता देता हूं। मिडिल ईस्ट के अंदर में अब जॉर्डन लगातार चर्चाओं में है। जॉर्डन एक पड़ोसी देश है इजराइल का। इजराइल, लेबनान, गाजा पट्टी, पैलेस्टीन, ये सब चर्चाओं में ही है। तो मिडिल ईस्ट में ही दोस्तों आपको जॉर्डन नजर आएगा, और जॉर्डन नदी वहां पे बहती है, और उसी नदी के नाम पे इस देश का नाम है जॉर्डन, और उसी नदी के पास में दोस्तों जॉर्डन वैली आपको नजर आएगी। मैप में दिखा देता हूं अच्छे से ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ये आपको देखने को मिलेगा, ये है जॉर्डन, ये है आपका इजराइल, ये है आपका वेस्ट बैंक, ये है गाजा पट्टी, और ऊपर है यहाँ पर लेबनान। अब बीच में जो नदी जा रही है यही नदी है जॉर्डन रिवर। ये देखिए लिखा हुआ भी है जॉर्डन रिवर जो है ये कनेक्ट है डेड सी के साथ में। ये यहाँ पर है डेड सी। अब जो ये नदी है दोस्तों, इधर वेस्ट बैंक है, इधर यहाँ पर जॉर्डन रिवर है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नदी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉर्डन वैली बोलते हैं। यही घाटी है। वैली क्या होती है? घाटी होती है भाई, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, वही सिनेरियो यहाँ पर है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में यहाँ पर आपको ये वैली देखने को मिलेगी, जिसको नाम दिया गया है जॉर्डन वैली। ठीक है, तो जॉर्डन वैली के आसपास क्या क्या है? एक तरफ जॉर्डन का पूरा देश है, और दूसरी तरफ इजराइल और वेस्ट बैंक आपको नजर आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज क्लियर की हैं। आज न्यूज़पेपर में ज्यादा शॉर्ट न्यूज नहीं थी, बट एडिटोरियल काम के थे, तो वो एक्सप्लेन